बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले ज़ुबां, इनका घोंट दे गला। मैंने उससे ये कहा। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। ये अशार हैं हबीब जालिब साहब के। एक मरतबा फिर आपके लिए कह देती हूँ। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले ज़ुबां, इनका घोंट दे गला। मैंने उससे ये कहा। हबीब जालिब साहब जो कि मज़ाहमत के रेजिस्टेंस के शायर थे, उन्होंने ये अशार, ये अल्फाज मार्शल दौर में कहे थे जब उनको जेल में डाल दिया गया था, बंद कर दिया गया था। कोई भी मार्शल दौर है, हम ज़ियाउल हक दौर की बात कर लेते हैं। उस वक्त सहाफ़ियों को सड़कों पर घसीट घसीट के मारा गया, जेलों में बंद किया गया और सड़कों पर उनको सबके सामने पब्लिक में कोड़े मारे जाते थे कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे लिख दिया, उन्होंने डिक्टेटर के ख़िलाफ़ कोई बात कैसे कर दी। क्या आज का पाकिस्तान, आज की हुकूमत पाकिस्तान को एक वैसे ही डिक्टेटर के दौर में ले जाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में एक मीडिया डेवलपमेंट 2021 ऑर्डिनेंस के नाम से एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, जिसमें जो उसके बेसिक फ़ीचर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बनाने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को स्टोन एज में लेकर जा रहे हैं। एक ऐसी स्टोन एज जिसमें एक डिक्टेटर, एक बादशाह होता है जो वो कहता है कि जो मैं कहूँगा वही तुम बोलोगे, जो मैं कहूँगा वही तुम सुनोगे। तमाम सहाफ़ी तो होंगे ही नहीं, सहाफ़त होगी नहीं, तमाम लोगों के मुंह पर ज़िप होगी, आंखों पर पट्टी बंदी होगी और सिर्फ कानों में वही सुनाई देगा जो कि हुकूमत कह रही होगी, और ज़ाहिर है कि जो आपको सुनाई देगा वही आप बोलेंगे। आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जग हंसाई का एक तरीका बनाना चाह रही हैं ऑर्डिनेंस ला के। आपको इस ऑर्डिनेंस के मैं बेसिक फ़ीचर्स बताती हूँ, और लेकिन ये फ़ीचर्स पर आने से पहले एक उसकी भी बात कर ली जाए कि आज जो एक नया वाक़या, एक उसी की कड़ी पहले की, मैंने अपना पिछला एक वीलॉग किया था। उस वीलॉग पर जिस तरीके से मुझे थ्रेट्स आए, जिस तरीके से मुझे थ्रेट किया गया, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल की, ना सिर्फ कमेंट्स में बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे ट्रेटर, गद्दार और रॉ का एजेंट और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या कहते रहे। तो उनका भी मैं जवाब दूंगी, लेकिन वो आखिर में। पहले मैं बात करूंगी जो सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर को उनके प्रोग्राम से हटा दिया गया, उनसे उनका प्रोग्राम वापस ले लिया गया है और कोई इसके लिए मुद्दत मुतय्यन नहीं है। ये नहीं पता 1 हफ़्ते के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर ये सज़ा जो है जो उनको पनिश किया जा रहा है वो 1 साल के लिए, या कभी अब दोबारा जो है उनको ये प्रोग्राम मिलेगा ही नहीं। इसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर पता चल चुका है कि उनको उनके प्रोग्राम से हटा दिया गया। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो इदारा है जियो टेलीविज़न चैनल, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, उसको ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। क्या उन्होंने ये कदम किसी के दबाव पर उठाया है? किसी इदारे की तरफ से उन पर दबाव है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने उस इदारे के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की, इसलिए इनको ये इस इदारे पर अब जो है वो नहीं कर सकते, उनके ऊपर ये प्रेशर है और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मसला ये कि ज़ाहिर है कि यहाँ पर चैनल्स पर प्रेशर होता है तो वो नहीं बता पाते। ज़ाहिर है जब वो बगैर बताए उनको निकाल रहे हैं तो बताएंगे कैसे। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर उनको ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि आया उस जर्नलिस्ट ने बहुत बड़ा कोई सच बोल दिया है, कोई बिटर ट्रूथ है जो वो उन सामने ले आया है, कोई ऐसी बात बोल दी है जो कि पब्लिक के सामने करने वाली नहीं थी, कोई ऐसी बात उन्होंने बोल दी है इस वजह से उनको ये जो है वो पनिश किया जा रहा है, इस वजह से उनको निकाला, या फिर ये कि उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है, उन्होंने एक कौमी सलामती के इदारे पर बहुत बड़ा और पर्सनैलिटीज़ पे बहतान बांधा है, उन्होंने ये सरासर झूठ है जो उन्होंने ये सब कुछ बोला है, इस बिना पर उन्होंने ये निकाला है। उनको ये क्लैरिफाई कर देना चाहिए। अब मसला ये है कि झूठ और सच की क्लैरिफिकेशन तो उस वक्त होगी कि जब मामला जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए, मेरा ये ख्याल है बड़ा ही आसान सा मामला ये, सिंपल सा इसका सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े सानेहात होते हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े ऐसे जराइम होते हैं और मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है, हालांकि वहाँ पर CCTV कैमरे भी नहीं होते, इसके बावजूद जो उसके करने वाले होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। रियासती इदारों के पास बहुत ताकतवर होते हैं, पावरफुल पाकिस्तान के इदारे, रियासती इदारे और पुलिस और हुकूमत, सब कुछ जो है सारी मशीनरी हुकूमत के पास है। बिल्कुल आसान सा है कि आप CCTV में जो लोग मार पिटाई करते हुए उसके बाद बाहर निकले हैं वो उनके चेहरे सबके सामने आप इन्वेस्टिगेशन करें। कैपिटल इस्लामाबाद, वहाँ से पकड़ना कौन सा मुश्किल है, वो कहीं पर भी होंगे, आप ज़रा सी कोशिश करेंगे वो पकड़े जाएंगे। आप उनको पकड़ के सामने लाएं, उनसे पूछें उन्होंने ऐसा क्यों किया, सारा सब कुछ सामने आ जाएगा और उसके बाद उनको जो है वो सज़ा दे दें। इसका आसान सा तरीका। जी, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस
2021 की, इसके बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप किसी भी तरह से जो है वो सहाफ़त में मौजूद हैं और आप आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई वेब चैनल है, कोई फ़ेसबुक पर आपका चैनल मौजूद है, आप कोई अखबार निकालते हैं, आपके कोई मैगज़ीन निकालते हैं, आप नेटफ्लिक्स के हवाले से जो है आपका मीडिया है, कुछ भी है, तो ये ऑर्डिनेंस आपके ऊपर लागू होता है। आप सहाफ़त की कोई भी किसी भी ब्रांच से आपका ताल्लुक़ है, आप वो करने लगें तो ये आपके ऊपर लागू होता है। इसलिए आपका इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। इस सबसे पहले ये कि ये ऑर्डिनेंस बाकी तमाम अथॉरिटीज़ को ख़त्म कर देगा। जब ये ऑर्डिनेंस लागू होगा तो जितनी पैमरा है और दीगर मीडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी और सब की जगह ये ले लेगा और उन सब के जो इख्तियारात हैं, राइट्स इसके पास आ जाएंगे। इसको ही हक़ हासिल होगा कि ये मीडिया और सहाफ़त के हवाले से जर्नलिज़म पाकिस्तान जो कुछ भी जिस तरह चल रही है उसको इसने किस तरीके से रेगुलेट करना है। सिर्फ ये एक अथॉरिटी होगी, वो ये होगी ऑर्डिनेंस। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस वो होता है जिसके ख़िलाफ़ बात ना की जा सके। एक होता है कानून जब लाया जाता है, ऑर्डिनेंस ना मार्शल लॉ दौर में आते हैं। मार्शल लॉ के जो डिक्टेटर होते हैं ना वो कहते हैं कि ऑर्डिनेंस ले आओ, इसकी बजाय कि उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकता। कानून लाने की बात नहीं होती, ऑर्डिनेंस लाने की बात होती। मुझे याद है कि जब ये बात की जाती थी कि जनाब जो ज़ियाउल हक़ साहब हैं वो अपने दौर में एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाए थे, एक रेफरेंडम भी करवाया था उन्होंने। ऑर्डिनेंस तो उन्होंने कई एक जारी किए थे लोगों, हर तरह से लोगों पे पाबंदी लगाने के लिए, लेकिन एक रेफरेंडम करवाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आपने जो है ज़ियाउल हक़ के अगेंस्ट में करना है या हक़ में करना है। अगर आप मुसलमान हैं तो ज़ियाउल हक़ के हक़ में येस कीजिए और अगर आप नो करेंगे तो आप मुसलमान नहीं हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह का रेफरेंडम करवाना कि आप अगर उनके अगेंस्ट जाएंगे तो आप मुसलमान ही नहीं हैं। तो ये ऑर्डिनेंस भी कुछ ऐसा ही है। इसके जो 50% मेंबर्स हैं वो हुकूमत के हैं। इसके 50% मेंबर्स हुकूमत के होंगे। आपने कोई अपना चैनल चलाना है, चाहे वो वेब चैनल हो, फेसबुक, यूट्यूब, मैगज़ीन, अखबार, उसके लिए आपको इनसे एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी के अलावा इसकी कुछ और फीचर्स भी हैं जिसमें इनको आपको फ़ीस देना पड़ेगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके टेलीविज़न चैनल ने आपको निकाल दिया है, आप कहीं पर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़ती करना चाहते हैं, आपने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है या आपने फ़ेसबुक पे अपना चैनल या फिर आपने वेब टीवी कुछ ऐसा, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि आपका जो ख़र्चा है, फ़र्ज़ कीजिए आप कंटेंट आपका सारा होता है, ज़ुबान आपकी होती है, बोलते सारा आप हैं, तहकीक आपकी होती है और सारी जो एक्सपेंडिचर्स है वो आपके खर्च हो रहे हैं। और यूट्यूब किसका इदारा है? फेसबुक कहाँ का है? बाहर का। सब कुछ आपका है और आप उस पर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद आपको इसकी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। आपका टैक्स डिडक्शन होती है उनकी तरफ से, आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स डिडक्ट करके मिलती है। इसके बावजूद कितने परसेंट ये एग्जैक्टली सामने आएगा कुछ दिनों में, मेरा ख्याल है 5% या इतनी अपनी सैलरी में से जो आपको अमाउंट पे होती है, जितने डॉलर्स, उसमें से शायद 5% जो वो आपको देने होंगे हुकूमत को। सिर्फ यही नहीं, एनओसी लेने के लिए आपको 10, 20, 30 लाख जितने भी आपसे मांगा जाएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बगैर आप शुरू ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई एक रास्ता था, आप एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उनके ऊपर आप दीवार से आपको लगा दिया गया था और उसके बावजूद आपने अपने लिए एक ये राह निकाली थी कि आप अपने बच्चों का पेट पाल सकें, आप खुद ज़िंदा रह सकें और अपना एक प्रोफेशन जारी रख सकें, तो अब उसके लिए आपके पास वो रास्ता नहीं रहेगा, आप वो नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अथॉरिटी आज़ाद नहीं होगी, इसको गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी, ये हुकूमत की डायरेक्शंस पर चलेगी और इसका प्रेसिडेंट भी हुकूमत के कहने पर ही बनाया जाएगा। हुकूमत जिस शख्स को कहेगी ये अथॉरिटी उसको प्रेसिडेंट बनाएगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये भी है कि जो ग्रेड 21 का ऑफिसर होगा वो इसका चेयरमैन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेड 21 का ऑफिसर अब पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको हेड करेगा और वो आपको बताएगा कि आपने सहाफ़त कैसे करनी है, आपने सहाफ़त को कैसे आगे बढ़ाना है, आपने पाकिस्तान का क्या चीज़ दिखानी है, क्या नहीं दिखानी, ये आपको 21 ग्रेड का अफसर जो है वो इसको हेड कर रहा होगा। इस ऑर्डिनेंस में ये भी शामिल है कि ख्वाह आप यूट्यूब चैनल के मालिक हों या आप कोई और फेसबुक या आप कोई अखबार निकाल रहे हो, आपको 3 साल से लेकर 5 साल तक सज़ा हो सकती है। 3 साल से 5 साल तक आपको सज़ा दी जाएगी कोई भी ऐसी बात अगर हुई, और उसमें आपको जेल में डाला जाएगा और आपके पास अपील करने का कोई हक़ नहीं है। आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते,
आप ये कहें कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे जेल में क्यों डाला जा रहा है, मेरे 3 साल 5 साल के लिए मुझे सज़ा क्यों दी जा रही है, तो आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी दरख्वास्त जमा कराएंगे कि देखिए इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये कह दिया था या कहीं पर ये कह दिया था। उसके लिए जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी बारी कब आएगी, कितने साल के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और कितना अरसा जो है वो आपको सज़ा भुगतना पड़ेगी, आप जेल में रहेंगे। एक सहाफ़ी होने के नाते यू नेवर नो, ये आपको नहीं पता, ये आगे चलकर जो है वो जब आपके साथ ये सलूक होगा तो ज़ाहिर है कि फिर आपको पता चलेगा। आपको अपना चैनल बनाने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वो चैनल आप एक प्रोविंस के लिए बना रहे हैं। आपकी जो आप बात कहेंगे, आपका चैनल सिर्फ एक सूबे में, एक प्रोविंस तक देखा जाए तो उसका एनओसी उसके मुताबिक होगा और उसकी फ़ीस उसके मुताबिक होगी। या फिर आप चाहते हैं कि आपका चैनल, आपकी बात पूरे मुल्क में सुनी जाए, तो पूरे मुल्क में अपनी बात सुनाने के लिए आपको लिए उसकी फ़ीस और उसका जो भी उसके कंडीशंस हैं वो अलग होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल पूरी दुनिया के लिए हो, जहां पर आप जा सकें, अपनी बात सुना सकें अपने चैनल के थ्रू, तो फिर उसके लिए फ़ीस और एनओसी और उसकी कंडीशंस अलग होंगी। वो सब आपको पहले से देना पड़ेगा। ये फ़ीस 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख आप वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको वो पैसा चाहिए होगा, आपको वो फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी, जिस तरह मैंने पहले बताया, जो सैलरी, जो पेमेंट आ रही है, उसमें से जितना भी 5% या जितना भी है वो आपको डिडक्ट करके हुकूमत को देना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि 5% आप जो मवाद, आप जो मटीरियल, आप जो नैरेटिव अपने चैनल पर दे रहे हैं, उसमें 5% हुकूमत का नैरेटिव आपको बयान करना पड़ेगा। मसलन आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उसका ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जिसमें हुकूमत का कोई जो है वो कोई ऐसी बात की जाए या वो, लेकिन उस पर हुकूमत आपको ये कहती है कि रोज़ाना, डेली बेसिस पर 5% आपका जो नैरेटिव है, आपका कंटेंट, उसमें हुकूमत आपको जो डायरेक्शंस देगी कि आपने हुकूमत के हवाले से भी बात करनी है और उनका नैरेटिव आगे पहुंचाना है, तो वो भी आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा 5%। इसमें यह याद रखिए कि आप जो बात कर रहे हैं, अगर वो नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होगी, अगर वो कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ बात होगी, अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात तस्वुर की जाएगी, बेशक उसमें आपका मकसद वो ना हो और आप समझते हो कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ऐसा समझेगी कि आपने जो बात की है वो कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ है, फ़ौज के ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, हुकूमत के ख़िलाफ़ है, या वो कोई ऐसी क्या कहना चाहिए कि फाहशी फैलाने की कोई बात की जा रही है, कोई बुरी बातें आप करें जिससे लोगों के अखलाक ख़राब हो रहे हैं, अखलाकियात के ख़िलाफ़ कोई बात आपने ऐसे कह दी है, तो उस बिना पर आपको सज़ाएँ होंगी, आपको सज़ा दी जा सकेगी। अगर इसको एक काला कानून कहा जाए तो किसी भी तरह गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा काला कानून है जिसको अगर आपने लाने की कोशिश की, अगर हुकूमत ने एक कोशिश की कि वो पाकिस्तान में ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नाफिज करे, तो उसको बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मज़ाहमत होगी इसके ख़िलाफ़ और पूरी दुनिया में आपकी जग हसाई होगी। क्योंकि आप, जैसा मैंने पहले कहा कि आप पाकिस्तान को एक ऐसे स्टोन एज की तरफ लेकर जा रहे हैं कि आप तालिबान की हुकूमत कायम करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो लोगों को जिस तरीके से कोड़े मारे जाते हैं, लोगों की ज़ुबानें बांधें, उस तरीके से आप यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान की सहाफ़त के ताबूत में तो आखिरी कील होगा ही होगा जो आप ठोंक देंगे, लेकिन ये उनके ताबूत में भी आखिरी कील साबित होगा जो इसको लाने जा रहे हैं और जो इसको लेकर आएंगे और इसको नाफिज करेंगे। बात याद रखिएगा। इसकी वजह यह है कि वो तमाम डिक्टेटर्स जिन्होंने ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, उस वक्त तो उन्होंने वो वक्त गुजार लिया, लेकिन उसके बाद आज तक उनका नाम तारीख में जिन काले अल्फाज में लिखा जाता है, जिस तरीके से उनकी बात की जाती है, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर आप एक जमहूरी हुकूमत होते हुए, जमहूरी हुक्मरान होते हुए, सिर्फ अपने वक्ती फ़ायदे के लिए कि आपके ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए, आपके ऊपर कोई तनकीद ना की जाए, तमाम पूरे पाकिस्तान का मीडिया बंद हो जाए, सहाफ़त जो है वो रुक जाए और कोई चीज़ ऐसी बाहर ना जाए, अगर आप सिर्फ इसलिए ये करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद, ये वक्ती फ़ायदा उठाने के बाद, आपके जो एक इमेज है वो एक कैसा आपका ब्लैक फेस दुनिया के सामने जाएगा कि आपको तारीख़ में किन अल्फाज में, किन बुरे अल्फाज में याद किया जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। जब आप दीवार से लगाते हैं, एक पिलर है, एक बेसिक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है मीडिया किसी भी मुल्क का, आप उसको इस तरीके से रद्द नहीं कर सकते, मुस्तरद नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। मेरा ख़्याल है कि ये लाने वाले, जिस तरह पीपल्स पार्टी जो है उसने पहले ही इसकी मुखालफत कर दी, पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहबा की जानिब से ये ट्वीट भी आ गई, उन्होंने कहा, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो इसके ख़िलाफ़ जो है उठे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ जर्नलिस्टों के अलावा भी जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और वो सब इसमें जो है वो उन जर्नलिस्टों के साथ खड़े होंगे जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा,
मैंने अपना जो पिछला वीलॉग किया था उसमें जो है बहुत से मुझे थ्रेट्स आए, बहुत से कमेंट्स, ये कहा गया, बहुत से लोगों ने कहा कि आप तो, आपकी देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आप किसके लिए काम कर रही हैं, आप किसके हाथों में खेल रही हैं, आप किस मुल्क के हाथों में खेल रही हैं। तो भाई अगर वो कमेंट्स देख के, व्यूज़ देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैं कोई रॉ की एजेंट हूँ, कोई ऐसी है, तो ऐसा कीजिए कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आप देख लीजिए कि मैं किसकी एजेंट हूँ। मैं उन चंद सहाफ़ियों में से हूँ जो पाकिस्तान में, जिसने सहाफ़त उस वक्त अपना आगाज़ किया था अपनी सहाफ़त का, जिस वक्त पाकिस्तान में अभी जो चंद निजी चैनल्स का आगाज़ हुआ था, जिस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया स्टार्ट हुआ था। उस डेकेड से मैंने अपना जो है, मुझे 2 डेकेड्स होने वाले हैं अभी चंद सालों में। तो मैंने अपने पूरे करियर में ना आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट ली है, ना मैंने आज तक इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की सपोर्ट हासिल की है किसी भी बारे में, ना मैंने कभी किसी से पैसे वसूल किए। मैंने अपना तमाम करियर अपने बलबूते पर चलाया है। मैं आज तक जो कुछ हूँ, एज ए राइटर, एज ए ऑथर और एज एन एंकर पर्सन, वो सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने टैलेंट और अपने बलबूते पर हूँ, अपनी पावर पर हूँ, अपनी विल पावर पर हूँ, अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर मैं आज यहाँ पर हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने, जो मेरा पहला प्रोग्राम था, मेरे करियर का स्टार्ट पीटीवी से जो था, वो जो पहला प्रोग्राम था वो 3 से 4 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन प्राइम टाइम था। मैं पहले प्रोग्राम की बात, आज अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब आए हैं अपने आप को बहुत वो समझते हैं, और हालांकि उनको किसी टीवी चैनल पर बैठने में और स्क्रीन तक पहुंचने में वो कहते हैं कि कहीं पर उनको 5 मिनट का टाइम मिल जाए, 10 मिनट का टाइम मिल जाए। निजी टीवी चैनल्स का जब आगाज़ हुआ था उस वक्त मैंने प्राइम टाइम चैनल से जियो और पीटीवी से आगाज़ किया था, और सालों 5 से 6 साल मैंने जियो पर प्राइम टाइम प्रोग्राम किया है उन दिनों में। अब जो है वो जाहिर है कि बहुत से ऐसे जो नए आए हैं उन्होंने वो नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं ऐसी। पूरा जो हर एक का एक पास्ट होता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हर एक की कबर्ड में कुछ स्केलेटन्स होते हैं, तो ज़रा ख्याल रखिएगा कहीं जो है वो, तो भाई आप ढूंढ लाइए। अगर कोई, आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं, अगर आप मुझे धमकी दे रहे हैं, तो भाई मैं तो कहूँगी ना कि मैंने किसी से कभी कोई किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल की हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत अरसा जॉबलेस भी रहे, और बहुत बड़े बड़े इदारों, इंटरनेशनल इदारों, इंडिपेंडेंट, DW और पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े चैनल्स के लिए, और एज ए राइटर कहाँ कहाँ मैं काम कर रही हूँ और करती रही हूँ, सब कुछ सबके सामने। आज तक किसी से मैंने एक, वो मुहावरा बोला जाता है ना, एक आने की मदद लेना, तो वो नहीं ली मैंने। तो ये जो आप आकर बात करते हैं और दूसरे को ट्रेटर साबित करते हैं, आप मुझे ट्रेटर बना दीजिए, आप गद्दार बना, अगर किसी की बुरी बात है तो मैं उसको सामने लाती रहूँगी, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे जो भी हो। एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट, एक एंकर, टीवी एंकर, एक राइटर, एक ऑथर, उसका काम यही होता है कि इस ब्रांच में जो कुछ सामने आपके है, आपने उसको सामने लेकर आना है। वो मैं करती हूँ। इसके ऊपर आपको बुरा लगता है, एक तरफ वाले ये कहते हैं कि मैं उनकी तरफ हूँ, दूसरी तरफ वाले वो कहते हैं कि मैं उनकी तरफ हूँ, आप जो कुछ मर्ज़ी कह लीजिए। मैं तो कह रही हूँ ना कि कभी मैंने कोई किसी से फ़ायदा उठाया तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। जो कोई भी ऐसी आपके मेरे करियर में कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो मैं तो हाजिर हूँ यहाँ पर, कोई मसला नहीं, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। इसी तरीके से हाँ, ये प्रोग्राम, अगर वो ऑर्डिनेंस आने तक कितने प्रोग्राम हम आपके लिए कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी जो लिखने वाला होता है और जो बोलने वाला होता है, वो कुछ भी कर ले, वो लिखना और बोलना छोड़ता नहीं है। वो कहीं और कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। कहते हैं ना, एक दर बंद होता है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसा नहीं हो सकता पूरी दुनिया में कि आप किसी को, कोई शोबा ऐसा है किसी को दीवार से लगाएं तो वो बस वो हो जाए। ऐसा जितना मर्ज़ी जो मज़ाहमत होती है वो चलती रहती है पूरी दुनिया में। कभी आप जो इतने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, मुझे याद है जो गोरकी का एक नावल है, गोरकी ने जब उसको जेल में डाला गया था तो किस तरीके से उसकी माँ जो है और उसकी नानी, उसकी माँ, वो मिलकर जो है उन्होंने मज़ाहमत में हिस्सा लिया था। ऐसे बहुत से दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं जिनकी हम ये कर सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, अपना काम जो हमें जारी रखना चाहिए और पूरा करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो सपोर्ट करते हैं और देखते हैं। और इसी तरह आपका जो है, मैं आपके लिए एक और टॉपिक के साथ दोबारा भी हाजिर होंगे और मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।